एक सेकेंड में कहाँ चला गया? ठीक है, तो हम लोग अभी तक फर्मास प्रिंसिपल के 2 कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सिक्वेंस फर्मास प्रिंसिपल का आया था कि अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, ठीक है, तो वो उसी पाथ को सेलेक्ट करेगी जिसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल पॉसिबिलिटी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर लाइट ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करना है लाइट को, लेकिन लाइट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही है। डिफरेंट मीडियम का मतलब है मीडियम की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दूसरे मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग होगी। ठीक है, दूसरे मीडियम के लिए परमिबिलिटी अलग होगी, परमिटिविटी अलग होगी। तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया है कि म्यू एप्सिलॉन होता है। ठीक है, और म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, हमें मीडियम के लिए ये वैल्यू पता होगी, मल्टीप्लाइड बाई 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है। तो किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, ठीक है, म्यू आर एप्सिलॉन आर की इक्वल होगी। ऑब्वियसली किसी भी मीडियम में ये जो नीचे जो फैक्टर है वो 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा होने का मतलब है किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी, ठीक, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, मतलब एक मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल की जिसके लिए म्यू आर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो 1 से ज्यादा रहती है। ठीक है, तो किसी भी केस में इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से ज्यादा ही होता है। स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी मीडियम में हमेशा कम होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। तो अगर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट को ट्रैवल करने में मीडियम चेंज करना पड़े, तो उस केस में लाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी? ठीक, फर्मास प्रिंसिपल कहता है कि वही पाथ फॉलो करेगी जिसमें कि लीस्ट टाइम लगेगा। लेकिन क्या इस बार लीस्ट टाइम लगने वाला पाथ शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा? या मैं उससे भी एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे सामने पुट अप करता हूँ। ये मान लो तुम बीच पे किसी, ठीक है, पार्टी में गए हो, ठीक है, इधर, ठीक, एक साइड सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, और इधर लैंड है, ठीक है, इधर सैंड है या लैंड, ठीक है, और ये सी है, ठीक है, और तुम यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आराम से, ठीक है, सन बात ले, ठीक है, इस जगह पर होता हूँ ए पॉइंट पर, ठीक है, और अचानक से, ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हें दिखता है कि कोई बच्चा है वो यहाँ पे डूब रहा है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि तुम मिनिमम टाइम में इस बच्चे को बचाने के लिए पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि तुम इस पॉइंट से, जो कि लैंड में लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट, इसको पॉइंट बी कह देते हैं, ठीक है, ए से बी आने में, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ कौन सा होना चाहिए?
इस बार तुम अभी कोई फर्मास प्रिंसिपल या उसकी बात मैं नहीं कर रहा, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा तो अपने कॉमन सेंस से बताओ। अगर इस आदमी को उसको थोड़ा फिगर थोड़ा सही बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बच्चा ऐसे करके डूब रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आदमी है, ये ए पॉइंट पर आदमी है, ये बी पॉइंट पर ये बच्चा है, और इस आदमी को ए से बी तक पहुंचना है। ए से बी तक पहुंचने के लिए इस आदमी को कौन सा पाथ, ठीक है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये सी है, ठीक है। क्या लगता है तुम्हें कौन सा पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्या इस बार भी, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्या इस बार भी मैन को ए से बी तक जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए? तो तुम्हें याद होना चाहिए कि लैंड पर ही रनिंग करके जाएगा, लेकिन पानी में इसे स्विम करना पड़ेगा, और स्विम करने के लिए इस मैन की स्पीड रनिंग के कंपैरिजन में तो कम ही होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कैसे उसे ट्रैवल करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए क्या? गेस करो, स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या? शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ बताओ। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो किस टाइप का पाथ होना चाहिए? थोड़ा गेस करके तुम बताओ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, ये बिल्कुल बीच में, ठीक है। ठीक, आधा डिस्टेंस ये लैंड में कवर करे, आधा डिस्टेंस पानी में कवर करे, ठीक है। क्या इसमें मिनिमम टाइम लगेगा? तुम हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मिनिमम टाइम इसी पाथ में लगे, लेकिन मैं तुम्हें और हेल्प करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो स्पीड है ना मैन की, जैसे मैन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर आवर। तुम देख, क्योंकि लैंड में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ये आदमी चाहेगा जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कि वो ज्यादा टाइम लैंड में स्पेंड करे और कम से कम टाइम पानी में स्पेंड करे, ठीक है। तो उस केस में इस आदमी को ना, जो नेचुरली तुम सोचोगे वो बात कुछ इस टाइप का होगा। ज्यादा टाइम लैंड का मतलब है कि वो आदमी कुछ बिल्कुल बीच में आकर के, ठीक है, बाउंड्री क्रॉस नहीं करे, थोड़ा आगे आके क्रॉस करना चाहिए। अगर बिल्कुल आगे चला जाएगा तो लैंड में ही इतना ज्यादा तुम एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हो कि टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ही। लेकिन इसके बीच में कोई पॉइंट होना चाहिए, कि मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी तो मैथमेटिक्स इसका आंसर दे ही देगी, कि आदमी का पाथ कुछ इस तरह का होना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए, जिसमें कि वो ज्यादा डिस्टेंस लैंड में कवर करे, ठीक है, और कम डिस्टेंस, ठीक है, सी में कवर करे। ठीक है, सी में तो कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आ, लेकिन वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए? कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा हो, तुम सोचोगे कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक है, कि हम बिल्कुल इसके सामने वाले पॉइंट पर जाएं और फिर यहाँ से स्विम करते हुए जाए, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है ना, ठीक, तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैन को मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। वही पॉइंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, लाइट के टर्म्स में भी ठीक है कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये मीडियम 1 है, और नीचे वाला जो पार्ट है मीडियम 2 है, ठीक है। लाइट को, ठीक है, वन के मीडियम 1 के किसी पॉइंट से, लेट अस से वो पॉइंट 1 के किसी भी पॉइंट से, इनफैक्ट ये लेट अस से ये ए है, 2 के किसी भी दूसरे पॉइंट, लेट अस से ये पॉइंट बी है। ये कहाँ पर है, कैसे है, अभी बताता हूँ। कोई भी जनरल पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन ये दूसरा पॉइंट जो है वो सेकेंड मीडियम में लाई करता है, ठीक है। अलग अलग मीडियम है तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होगी। लेट अस कॉल दिस वेलोसिटी v1 इन मीडियम 1 एंड कॉल दिस वेलोसिटी v2 इन मीडियम 2, ओके। तो ठीक है, ए पॉइंट कहाँ पर है, बी पॉइंट कहाँ पर है, तो उसको भी, ठीक है, मैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ए पॉइंट जो है दैट इज, लेट अस से h1 डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस,
ठीक है, फ्रॉम द इंटरफेस। ये जो बाउंड्री मैंने बनाया ये मीडियम 1 और मीडियम 2 का इंटरफेस है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ठीक है थोड़ा अलग से हाईलाइट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि ये दूसरा मीडियम है। इसको मैं थोड़ा कलर्ड कर देता हूँ, ये दूसरा मीडियम है। लेकिन मीडियम 1 अपने आप में कंप्लीटली होमोजीनियस है, मतलब वहां पे मीडियम की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और लाइकवाइज बी ठीक है अपने आप में ठीक है। ओहो, इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को जो है ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है h2, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको इसका भी कुछ नाम लिख देते हैं, पहले इसको मार्क तो कर लेते हैं। ये लेटर से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कि सरफेस से ये दोनों h1 h2 डिस्टेंसेस पर है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का नाम कुछ रख देते हैं ए बी सी डी ई। तो इसको रख देते हैं ये पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट ई है। ए डी और ए ई परपेंडिकुलर है इंटरफेसेस पर, ये डी है ये ई है, ठीक है। और चलो ऐसा मानते हैं कि ए से बी आने के लिए लेट अस अज्यूम कि ए से बी आने के लिए लाइट जो है ना पहले डी से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पर पहले फॉल करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा ठीक है, ए से एक्स डिस्टेंस पर फॉल करती है, क्या हो रहा है, हाँ। और फिर एक्स से फिर बी पॉइंट पर ट्रैवल करती है। ये लाइट का मैंने ठीक है, लेते से हम मान लेते हैं कि लाइट जो है ना पहले ये सी पॉइंट पर फॉल करती है, और ये जो सी पॉइंट है हम अज्यूम करें यहाँ से यहाँ तक ये एक्स डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमें बता दी गई यहाँ से यहाँ तक ये एल है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसके लिए ए से बी आने का टाइम मिनिमम हो जाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले कैलकुलेट किया था, हम बोलेंगे टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तुम देख करके बताओ ए से बी आने का टोटल टाइम बताओ। ए से बी आने का टाइम होगा ए से सी आने का टाइम, ए से सी आने का टाइम होगा ए सी अपॉन वी वन प्लस, और सी से बी आने का टाइम कितना होगा, होगा सी बी अपॉन वी टू। चेक कर लो, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाला, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल टाइम है। कितनी ये एसी की वैल्यू कितनी है गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में, तो एसी की वैल्यू है अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड लाइकवाइज द डिस्टेंस ऑफ CB will be equal to under root L minus x whole square plus h2 square। तो टाइम टेकन की वैल्यू होगी h1 स्क्वायर ठीक है प्लस x स्क्वायर। इसको चेक करो, अगर कहीं पर गलत लिखा हूँ तो बताना। ये v1 फिक्स है, v1 मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है, ये चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये इस मीडियम की प्रॉपर्टी है, एंड लाइकवाइज ये डिस्टेंस CB will be equal to h1 square h2 square plus L minus x whole square whole divided by v2, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ए से बी आने का जो टाइम है, ए से बी आने का जो टाइम वो सर्टेनली इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ऑब्वियसली अलग अलग एक्स के लिए 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 अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है। हमें पता लगाना है कि किस पर्टिकुलर एक्स के लिए ये टाइम मिनिमम होगा, किस पर्टिकुलर एक्स के लिए टाइम मिनिमम होगा। हम बोले उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसी पर्टिकुलर एक्स के लिए टाइम मिनिमम होगा जिस एक्स के लिए डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो डी टी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करो, उसको 0 से इक्वेट कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहीं पे डायरेक्टली लिखो, यहाँ पे तुम टाइम की वैल्यू देखो और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको चेक करना। तो डी टी अपॉन डी एक्स ये वैल्यू कितनी आ रही है,
ये स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन अंडर रूट के अंदर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 2x, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में v1 है तो इसको हमें v1 को भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो v1 को कहाँ पर रखें, v1 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, चलेगा। प्लस, ठीक है, प्लस इसको दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, ये कितना आएगा, ये भी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो h2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 2 टाइम्स l माइनस एक्स, लेकिन माइनस भी आएगा यहाँ, ठीक, और डिनोमिनेटर में v2 तो है ही, ठीक है। 2 कैंसिल होगा और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये रिलेशनशिप आएगा, इसको तुम चेक करो, ये रिलेशनशिप आएगी, इसको चेक करो तुम। ये x अपॉन, इसको हम 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म उधर चला गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे x अपॉन, ठीक है, x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, v1, ठीक है। ये इक्वल होगा l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स v2, ठीक है। अब एक एक करके बताओ कि x और h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये राइट ट्रायंगल ADC में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली ये एक दो साइड्स का रेशियो है। तो एक काम करते हैं कि ये जो एंगल है ना, इसको मान लेते हैं ये I है, ठीक है। θ1 मान सकते हैं, θ2 मान सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और इस एंगल को मान लेते हैं ये R है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I के टर्म्स में अगर देख करके बताओगे तो ये x का मतलब होगा परपेंडिकुलर, और h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये AC के इक्वल हो, इसका मतलब होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो एक तरीका है कि मैं इसके बाद ना अगले स्टेप में पहले CD अपॉन AC लिखूं, उसको फिर साइन I लिखूं, या डायरेक्टली यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक। इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ रही है साइन I अपॉन v1 इक्वल साइन R अपॉन v2, ठीक है। और ये जो I और R है, इनको हम चाहें तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। उस पॉइंट के टर्म्स में, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे एंगल बना रही है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये पता चलता है कि साइन I अपॉन साइन R लिखे, ठीक, इसको लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R, ये इक्वल है v1 अपॉन v2 के, ठीक है। और ये जो v1 अपॉन v2 है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करेंगे, v1 और v2, ठीक है। वो पेयर ऑफ मीडियम के लिए v1 और v2 को हम बोलते हैं, ये कहलाता है, चलो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। और स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे, ठीक है, तो लाइट कोई भी पाथ ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती है, ठीक है। लाइट को वही पाथ फॉलो करना पड़ेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम आने में, जिसके लिए ये स्नेल्स लॉ फॉलो हो रहा हो। स्नेल्स लॉ फॉलो हो जाने का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है, ठीक है, वो इन दोनों मीडियम्स की वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल आए,
ठीक है, तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि ऑब्वियसली पहले मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी कम है, तो साइन आई ज्यादा होगा, साइन आर ज्यादा होगा। आई ज्यादा होने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये वाला एंगल कम होने के लिए तो एक तरीका था, लाइट सीधी चली जाती, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता। लेकिन क्योंकि मीडियम वन की स्पीड ज्यादा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ ज्यादा इंसिडेंस होने का मतलब है कि लाइट को ना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे ये पॉइंट ये है कि अगर लाइट अब कभी भी मीडियम ट्रैवल करे, मीडियम चेंज करे, तो मीडियम चेंज ऐसे ही नहीं कर सकती है। मीडियम चेंज वो उसी पाथ को फॉलो करके करेगी जिसके लिए स्नेल्स लॉ फॉलो हो रहा हो। ठीक है, अभी जो v1/v2 है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हर जगह v1/v2 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहली बार ये टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, सबसे पहले किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है समझो। ठीक है, मान लो किसी भी मीडियम की बात करते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी मीडियम है, सी वाटर है, ग्लास है, ठीक है, या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें हम बोल रहे हैं कि एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक है, उसकी मीडियम की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको पेनिट्रेट करके ठीक है पास कर सकती है। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो लाइट तो आगे जाएगी नहीं, तो उसके लिए हम कैसे, ठीक है, लाइट रे का पार्ट ड्रॉ करेंगे। एनीवे, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि उस मीडियम में, ठीक है, लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम हम डिफाइन करते हैं कि उस मीडियम में स्पीड की, मतलब वैक्यूम में कितनी स्पीड है अपॉन उस मीडियम में कितनी स्पीड है। ठीक है, मान लो वन की, कोई मीडियम वन है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मीडियम ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अगर मान लो मैं हाइपोथेटिकली समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर किसी मीडियम में जाकर के लाइट की स्पीड ऑफ लाइट का या वैक्यूम की स्पीड का हाफ हो जाती है। ठीक, हाफ होने का मतलब क्या है, 2 के फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो गई है, तो हम बोलेंगे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, अगर मान लो किसी मीडियम में जाकर के लाइट की स्पीड 5 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो जो मीडियम है उसकी आ, एक सेंस में ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी 5 है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें लाइट को ट्रैवल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड 1.5 के फैक्टर से रिड्यूस हुई है, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगी, और उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी c/1.5। ये पॉइंट क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने फैक्टर से रिड्यूस हुई है। ठीक है, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा है, उसमें बोलेंगे मीडियम बहुत ज्यादा डेंस है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंस में। ठीक है, लाइट को ट्रैवल करने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, डिफिकल्टी है। ठीक है, स्लोली ट्रैवल कर पा रही है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये तो किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं। इसी की बेसिस पर तुमसे पूछा जाए कि वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 होगा। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 1 के फैक्टर से रिड्यूस हो रही है, मतलब रिड्यूस ही नहीं हो रही है। ठीक है, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम होगा, चाहे एयर ही ले ले, हालांकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की बहुत क्लोज होती है, लेकिन एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के कंपैरिजन बहुत बहुत कम अमाउंट से, ठीक है, बहुत ही थोड़े अमाउंट से कम होती है। ठीक है,
ओके, और अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी, जैसे कि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 के आसपास होती है, ग्लास के लिए 1.5 के आसपास होती है, अलग अलग टाइप्स के ग्लास भी होते हैं। जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, ऐसे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तुम गेस कर सकते हो, वो 1 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, कम ही हो सकती है, कितने फैक्टर से कम होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, वो वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, 1 होगी वैक्यूम के लिए, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, वो बहुत कम भी नहीं हो पाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ही रहती है, ठीक है, 2 भी नहीं पहुंच पाती, ठीक, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, ठीक। और बहुत स्पेशल मटेरियल हम ऐसे बना पाए जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो, तो वो तो रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल्स, उनकी अभी तक जो हमारे पास मटेरियल है, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से कम ही होती है जनरली, ठीक है। 2 का मतलब 2 का मतलब ह्यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आधी हो गई स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। ओके, इसी तरह से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम आने में, ठीक है, या इस तरह से बोलते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लो ये मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो मान लो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको लिखने का अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मीडियम 2 है ना, वो 1 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी अगर सेकेंड मीडियम ज्यादा डेंस होगा, ऑप्टिकली डेंस, ठीक है। और अगर और इस रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम आएगी अगर, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी अगर 2 में जो है 2 की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो 1 से कम है, ठीक है। ये टर्म रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, इसको हम यूं भी लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये जो म्यू है ना, इसका परमेबिलिटी से लेना देना नहीं है कुछ, ठीक, ये नया, उसके लिए नया सिंबल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हालांकि इसकी वैल्यू परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन हम उसको भी, ठीक है, मतलब ये सिंबल मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेम सिंबल यूज हो रहा है, लेकिन ये मत समझना है कि ये परमेबिलिटी है। यहाँ पर हम म्यू जब भी यूज करें वो रिलेटिव सॉरी वो यूज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में, ठीक है, जिसका मतलब होता है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट कितने फैक्टर से रिड्यूस हुई, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वो उन दोनों मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है c अपॉन v2, इसको लिखोगे c अपॉन v2, इसको लिखोगे c अपॉन v1, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, इसको हम v1 अपॉन v2, ठीक है। और तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, कि तुम देख सकते हो अगर 2 की 1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 2 की स्पीड नीचे आएगी, 1 की स्पीड ऊपर आएगी, ठीक है। तो तुम इस डेफिनेशन से भी देख सकते हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम एक्चुअली निकालते हैं वो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी मीडियम की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक। अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं कि वो एक्चुअली उस मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है।
अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन से कैलकुलेट की है। तुम्हें बताया है कि किसी भी मीडियम की जो स्पीड होती है, किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये जो अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर है ना, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, यही स्पीड, यही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तुम देख सकते हो सोनली मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टीज पर, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ हो गई है, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। तो तुम यहाँ पे पुट कर दोगे 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, तुम्हें पता चलेगा 1.5 है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड पता है, स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस टर्म को अब लिख सकते हैं, ये जो साइन आई अपन साइन आर है, इसको हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। ये होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और ये स्नेल्स लॉ है, इसको यूज करके हम सारे रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला सफिशिएंट है कंप्लीट रिफ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। ऐसे भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो मीडियम 1 कौन है, मीडियम 2 कौन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आ रहा है, मान लो ये मीडियम 1 है, ठीक है, मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। ठीक है, एक सेकंड। तो ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। इसमें लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही है वो मीडियम 1 है। जिस मीडियम में लाइट जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही है वो मीडियम 1 है, और जिसमें जा रही है वो मीडियम 2 है। ठीक है, तो जो पहला मीडियम वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो दूसरा मीडियम है वो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1 होगी, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे, μ1 साइन आई इक्वल्स μ2 साइन आर। और ये आई और आर को मैं इंटेंशनली, आई और आर को मैं इंटेंशनली θ1 और θ2 लिख देता हूँ ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये वैल्यू होगी μ1 साइन θ1 इक्वल्स μ2 साइन θ2, और इसको तुम यूं लिख सकते हो कि जब भी लाइट ट्रैवल करेगी मीडियम चेंज होगा, ठीक है, लेकिन उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये होगा स्नेल्स लॉ जो कि हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।